नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ी भी तकलीफ होने से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रॉब्लम होता है। तो किस तरह से प्रॉब्लम होता है या किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इस बारे में आज हम स्वामी जी से बातचीत करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, आज हम स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक दूसरे से किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह से इंटरकनेक्टेड है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रॉब्लम होने से हमें किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में हमें बताइए। जरूर जरूर बेटी। नमस्कार प्रेमियों, आपने पिछले एपिसोड्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट 1 में बहुत सारे ऑर्गन के बारे में, जो ब्रेन के अंदर हमारे सिर के ऊपर जो भी है सेंट्रल नर्वस में 4 लोब्स होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं, किस प्रकार के बीमारियां उससे उत्पन्न होती हैं, इस सब के बारे में आपको बताया था। तो अभी जो है वो पहला पार्ट था और ये दूसरे भाग में हम जो देखते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड भी जुड़ा हुआ है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्यों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है कहने से, जो हमारा पूरा शरीर जो है सिर और पाँव तक जो जुड़ा हुआ ऑर्गन्स हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि हमारे सिर के पीछे एक मेडुला ऑब्लंगा करके आता है जो हमारे सर्वाइकल के साथ जुड़ा हुआ है। जो सर्वाइकल में हमारे पास 6 डिस्क होते हैं, छोटे छोटे डिस्क होते हैं। तो उसको C1 C2 C3 करके हम C6 तक कहते हैं और C7 और डॉर्सल 1 के बीच में जो गैप है उसको C7 कहते हैं। अभी जो स्पाइन किसके लिए ये दिमाग के साथ जोड़ा गया है, ब्रेन के साथ जोड़ा गया है, उसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। जब कभी भी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कैनाल कहते हैं, वो किस तरह से आता है, तो जो मेडुला ऑब्लंगा से जो स्टेम निकलता है, जो C6 तक मैंने बोला था, उसके बाद C7 और लंबर में आप देखोगे तो आपका 5 हैं और डॉर्सल में आप देखोगे तो 12 डिस्क हैं और सैक्रम में 2 डिस्क हैं। तो इस तरह से जो डिस्क आते हैं उसको ये पूरा एक कैनाल कहते हैं जिसके अंदर हमारे डिस्क बसे रहते हैं। और उस डिस्क के अंदर आप देखोगे कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो डिस्क डिजेनरेटिव हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाती है या कंप्रेस हो जाती है। तो इस तरह से कंप्रेशन को बचाने के लिए भगवान ने जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बनाया है उसमें हम कहते हैं मेम्ब्रेन्स, 3 लेयर आते हैं जो कुशन की तरह होते हैं और हमारे डिस्क को, स्पाइन को बचा के रखते हैं। ये कैनाल समझ लीजिए, इसको बचाने वाला 3 लेयर होते हैं, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। इसको मेम्ब्रेन्स कहते हैं या मेनिंजेस कहते हैं। तो जिसकी वजह से आम चोट जो भी इसके ऊपर लगती है उससे इसके ऊपर कोई प्रभावित नहीं होता और ये डिस्क हमेशा बचे रहता है। इसके अंदर जो नर्व आते हैं वो भी बचे रहते हैं। जबकि कुछ ट्रॉमा केसेस हो जाए जिसके वजह से उनका रोड एक्सीडेंट हो या ऊपर मंजिला से नीचे गिर गए हो या चलते चलते नीचे फिसल के गिर गए हो, जिसके वजह से चोट ज़्यादा पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बोन की फ्रैक्चर हो जाती है या नर्व का कंप्रेशन या कट जाती है, इस तरह से होने से डिस्क के ऊपर इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह से क्या समस्या आ सकते हैं आप देखोगे तो उस जगह पे जहाँ पे हमें चोट लगी है वहाँ से खून की सप्लाई ब्रेन की ओर रुक जाती है या खून की सप्लाई लोअर लिम्स यानी कि पाँव तक रुक सकती है, उसकी अवकाश बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे समस्या में हमें क्या दुर्लभ हो सकती है, तो एक ना हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता नहीं होगा ब्रेन के लिए, जिसकी वजह से नमनेस पैदा हो जाती है उस ऑर्गन में जहाँ पे चोट लगी है, वो चाहे डॉर्सल रीजन हो या आपके लंबर रीजन हो या आपके सैक्रम रीजन हो। इस तरह से कहीं पे भी चोट आती है तो खून की मात्रा दौड़ने का रुक जाती है और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब रुक जाती है तो सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। वो मोस्टली जो सेंसेशन ख़त्म होती है वो लोअर लिम्स में होती है, जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया या पाँव में हो गया। ऐसी जहाँ पे जब वो खून की रोक हो जाती है उसके वजह से हमें नमनेस ज़्यादा हो जाती है, तो सुन पड़ जाते हैं और ब्रेन भी काम नहीं करता। जब भी हम पाँव को हिलाने के लिए कोशिश करेंगे पाँव हिलेगा नहीं क्योंकि वो सुन पड़ गया और दिमाग में हमें मोटर सेंस काम नहीं करता। तो इस तरह से ट्रॉमा केसेस में स्पाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे लिए मैसेज नहीं पहुंचाता है। तो यही कारण। स्वामी जी, ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड में
ट्रॉमा केसेस और नॉन ट्रॉमा केसेस में क्या अंतर है, क्या कुछ डिफरेंस है, हमें बताइए। हाँ जरूर बेटी। तो ट्रॉमा केसेस जैसे अभी मैंने आपको बता रहा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाता, मोटर सिग्नल नहीं पहुंचाता, कारण क्या है, जब एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी एक्सीडेंट कहा जाता है उसको हम ट्रॉमा केसेस कहते हैं। नॉन ट्रॉमा केसेस में आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, नॉर्मल नर्व कंप्रेशन हो सकते हैं, एक स्टेनोसिस हो सकती है। ये सब स्टेनोसिस जो होता है ब्लड क्लॉट होती है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो सब नॉन ट्रॉमा केसेस में आ जाती हैं। ट्रॉमा केसेस में केवल एक्सीडेंटल केसेस, तो उसको ट्रॉमा केसेस कहते हैं। ट्रॉमा केसेस में बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। किस तरह से गंभीर समस्याएं आप देखोगे तो स्पाइनल डिस्क में कहीं पे भी आपको डिस्क में इंजरी आ गया हो या बोन में आपको आ गया हो, वहाँ पे प्लेट लगा दिया हो और स्क्रू लगा दिया हो, उसके वजह से बहुत सारे केसेस 99% ऑफ द केसेस आप देखोगे वो सब फेलियर हुए हैं सर्जरी के बाद, और 1% ऑफ द केसेस सक्सेसफुल हुआ है। उनको प्लेट लगने के बाद भी वो चलते हैं, मगर उनको दर्द तो होता है। जैसे सर्दियाँ आ गया, उनको कमर में दर्द आ जाती है, चलने में थोड़ी तकलीफ होती है, फिर भी चल लेते हैं, मगर 99% वो व्हील चेयर में होते हैं और उनका सॉल्यूशन पूरा खत्म हो जाता है ट्रॉमा केसेस में। तो जिसके कारण उनको क्या होती है, बुक बंद हो जाती है कभी कभार, या कहते हैं तो इवैक्यूएट नहीं होता है ना, जेनिटल ऑर्गन काम नहीं करता है और पाँव काम नहीं करते हैं। ये सब समस्याएं जो होती हैं वो ट्रॉमा केसेस की वजह से ही होती हैं। और नॉन ट्रॉमा केसेस में क्या होगा, कमर दर्द ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, या घुटने में दर्द आ सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉन्स्टिपेशन आपको ज़्यादा बढ़ सकता है, और जब आप यूरिन एवैक्यूएट करते हैं, यूरिन ब्लैडर में आपको इन्फ्लेमेशन आ सकता है, जो स्टेनोसिस होती है या इन्फ्लेमेशन स्पाइन में आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो पूरा नॉन ट्रॉमा केसेस के अंदर आती है। तो इससे क्या ब्रेन को भी इफेक्ट हो सकता है? ब्रेन का केवल सिर्फ ट्रॉमा केसेस में इफेक्ट होती है, नॉन ट्रॉमा केसेस में आपको कुछ तकलीफ नहीं होता। तकलीफ उसी ऑर्गन जहां पे आपका इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हुआ है वहां पे होती है। वैरस जब आपको चोट लग जाती है, किसी भी स्पाइन में कहीं पे भी चोट लग जाती है या सर्वाइकल रीजन में भी आपको लग जाती है, उसके बाद ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचती है उस ऑर्गन से, जहां पे सुन्न हो जाती है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, चाहे आपके लोअर लिम्स में पाँव। तो उससे वहां पे आपको, जैसे आप पाँव को हिलाते हो या उंगलियों को हिलाने के लिए कोशिश करते हो, तो ब्रेन में सिग्नल नहीं पहुंचता है। यानी कि आप ब्रेन से भी आप सिग्नल पहुंचाना चाहते हो, इस उंगली को मोड़ना है या कुछ करना है, वो भी सिग्नल नहीं पहुंचेगा। तो दोनों तरफ से, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हो, ब्रेन से हो, या आपके लोअर लिम्ब से हो, कहीं पे भी आप रिफ्लेक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि सेंसर, मोटर सेंसर्स बंद हो जाते। तो यही कारण ट्रॉमा और नॉन ट्रॉमा केसेस में बाकी सब काम करेगा, ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा, सब कुछ होगा, मगर वहां पे जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हुआ है उसका पीड़ा जो है वो पेन हो सकता है, चलने में तकलीफ आ सकती है या लेटने में तकलीफ आ सकती है, बैठने में। ये सब समस्या हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा रहता है। स्वामी जी, ट्रॉमा केसेस में ख़ास तौर पर किन किन ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचता है? देखिए, जब आपका सर्वाइकल रीजन्स में कहीं पे भी आपको चोट लग गया हो, तो आपको सर्वाइकल, एक तो वर्टिगो भी हो सकता है उससे, सिर चकराना, और ज़्यादा ही गर्दन में दर्द आना, तो ऐसे स्टिफनेस, गर्दन में स्टिफनेस आना, जिसकी वजह से बोलने में आपको तकलीफ होना या आपको खाने में तकलीफ होना, ये सब समस्याएं यहाँ पे आ सकती हैं। इसी प्रकार से जब यहाँ पे कुछ तकलीफ आपको नेक रीजन में, थ्रोट रीजन में आ जाता है, तो ब्रेन में भी आपको इम्पैक्ट पड़ सकती है, जिसकी वजह से ब्रेन में क्लॉट्स आ सकते हैं, जिसको कहते हैं हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ऐसे कुछ आ गया, तब थोड़ा बहुत एक इंसान, एक उम्र जैसी बढ़ जाती है, एडवांसिंग एज, छोटे उम्र में ही उनको एडवांसिंग एज आ जाती है, जिसकी वजह से डीजनरेशन ऑफ द स्पाइन कह देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपकी स्पाइन में जो ताकत होनी चाहिए छोटी उम्र में, वो ताकत खत्म हो जाती है, उसमें जो फ्लूइड्स होना चाहिए वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन्स पूरा मर जाती है। तो ये समस्या पैदा हो सकती है। दूसरा, वही आपका डॉर्सल रीजन में कहीं आ गया, सर्वाइकल के नीचे, हम आगे वाला थोरैसिक कहते हैं, इसके पीछे भाग में, जहाँ पे आपका
डॉर्सल 1 to 12 है, रिब केज के अंदर ही है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, यानी कि चोट ज़्यादा गहरी चोट लग गई जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर हो गया। तो कभी कभार हाथों में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम जब देखते हैं हाथों में सुन पड़ सकती है या 1-2 उंगलियां काम नहीं कर सकती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे रुक जाती है। वही स्पाइन में हम देखें तो वहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर जो 3 लेयर हैं उसके ऊपर लग गया, चोट लग गया, उसमें वो टिश्यूज फट गए और बोन फ्रैक्चर हो गई। तो लोअर लिम्स के ऊपर आपको ज़्यादा ही प्रेशर हो सकती है, जिसके वजह से आपकी जो मोटर सेंसरी सिग्नल्स जो होती है, जो ब्रेन से आपको नीचे तक आती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या आपके पाँव में हो, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके वजह से आप जो भी आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव होके भी वो इनएक्टिव रहता है क्योंकि वो ब्रेन को सिग्नल नहीं देता। एक्टिव इस वजह से है, जो भी आपने खाना खाया है वो तो बाहर जाना है, पानी पिया, बाहर जाना, वो तो चले जाता है, मगर आपके ब्रेन को पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता। एक समस्या है। दूसरा, आप उठ के चलना चाहते हो, चल नहीं पाओगे, और आपको लिटाना है, 4 लोगों ने ऊपर उठा के लिटाना पड़ेगा। तो इस तरह से इनएक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो डॉर्सल रीजन्स में हो जाते हैं, रिब केज में होने से, या लंबर रीजन में भी L1 to L5 तक कुछ भी हो जाता है। वहाँ पे भी ऐसी ट्रॉमा केसेस में चोट लग गई है तो उसके बाद वो पेशेंट जो है हमेशा व्हीलचेयर में ही रहते हैं। तो उनको व्हीलचेयर का सपोर्ट लेना पड़ता है, किसी के ऊपर आधारित होना पड़ता है चलने में, फिरने में, और उनका जो भी रोज़मर्रा जो भी उनका काम होती है उसमें बहुत सारा तकलीफ आ सकती है। और इसके साथ साथ ही उनको लिवर में भी इम्पैक्ट हो सकता है, हार्ट में इम्पैक्ट हो सकता है, लंग्स में इम्पैक्ट हो सकता है। तो क्यों होता है? जिसकी वजह से ओबेसिटी भी बढ़ सकती है। कारण क्या है? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे आपका मेम्ब्रेन्स पूरा ही गल गया हो चोट लगने के बाद, या डॉक्टर्स को ऑपरेशन में निकालना पड़े वो लेयर्स को, छोटी मात्रा में भी निकालना पड़े, तब उसके बाद आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होगा और वहाँ पे सर्कुलेशन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का समस्या बढ़ सकती है। पहला जो समस्या आएगा वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है, वो लंग्स के ऊपर पड़ती है, क्योंकि जब खून ख़त्म हो जाती है, जहाँ से आपको करोनरी आर्टरी से हृदय में लेफ्ट साइड में करोनरी आर्टरी होती है जो पूरे बॉडी को आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, जब वो रुक जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ आती है। और सांस की वजह से जो भी आप पानी पीते हो वो पूरा पानी जाके वाटर रिटेंशंस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका रीनल ऑर्गन काम करना ख़त्म हो जाती है। जब किडनी फंक्शन होना स्लोली ख़त्म होने लगती है तो वहाँ पे वाटर रिटेंशन होता है, वो वाटर रिटेंशंस लंग्स की ओर लेके जाता है, लंग्स लिवर की ओर लेके जाता है, फिर वो हार्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कहते हैं। वो थोड़ा समय लगता है ऐसे होने में, डिसफंक्शन होने में, मगर इमीडिएट इम्पैक्ट जो होती है वो आपके पेट के ऊपर होती है, कॉन्स्टिपेशन डिसऑर्डर हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, ये सब समस्या आती है। तो साथ साथ हम पाँव को भी को बैठते हैं और साथ ही हमारा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी इससे होती है। शुक्रिया स्वामी जी, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने, स्पाइनल कॉर्ड को चोट लगने से आपके पैरों के साथ साथ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे आपके दिमाग यानी ब्रेन को सिग्नल देना बंद कर देते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।